अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ मैथमेटिकली फिज़िक्स। तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आज हम ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ साथ इनकी मैक्सिमम एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास इफ़ फाई इंटू एक्स वाई एंड साई इंटू एक्स वाई, कि हमारे पास अगर दो फंक्शन उनके दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, then partial phi by partial y and partial psi by partial x be continuous function over a region are bounded by a simple closed curve in xy plane। मीन हमें वो दो फंक्शन फाई एंड साई गिवन होंगे, उनको हमने ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। सो हम पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स मतलब साई के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड फाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 79। A field vector f is given by a f is equal to sin y I unit vector plus x into 1 plus cos y into j unit vector। उन्हें हमारे पास फोर्स का की वैल्यू दी है, हमने इसे एवेल्यूएट करना है लाइन इंटीग्रल की मदद से f डॉट डी आर वेयर c इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने इसको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हुए इसके लाइन इंटीग्रल को फाइंड करना है। तो हमारे पास f इज इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू वन प्लस कॉस वाई इंटू जे यूनिट वैक्टर है। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है यानी कि f इंटू डी आर वो क्या बनता है। लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर इज इक्वल टू फोर्स की हमारे पास वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू हमारे पास होती है एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वैक्टर। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे बन जाएगा। तो आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर से जो प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है, तो हमारे पास साइन वाई इंटू डी एक्स आ जाएगा प्लस, और जो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो जब x इंटू वन प्लस कॉज वाई मल्टीप्लाई होगा डी वाई तो आ जाएगा x इंटू वन प्लस कॉज वाई इंटू डी वाई। मीन हमारे पास जो क्वेश्चन आना चाहिए वो डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में आना चाहिए, अगर उन्होंने ऑलरेडी में नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पर हमारे पास फाई इंटू डी एक्स में आ रहा है और साई इंटू डी वाई में आ रहा है, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लेके आके तब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है ग्रीन्स थ्योरम को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करवाना है। तो ग्रीन्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमने एज इट इज लिख दी है। अब हमने क्या करना है कि हमने साई को सोल्व करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साई हमारे पास किसके साथ आ रहा है, यानी कि साई के हमारे साथ आ रहा है डी वाई। तो डी वाई की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो डी वाई के साथ आ रही है एक्स इंटू वन प्लस कॉस वाई, मतलब इस फैक्टर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आएगा हमारे पास, तो ये अंदर जो हमारे पास 1 प्लस कॉस वाई कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, मैंने इसका साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने फाई की पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब फाई हमारे पास डी एक्स के साथ आ रहा है, तो डी एक्स की जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है वो किसके साथ आ रही है, साइन वाई के साथ। तो साइन वाई को हमने क्या करना है, साइन वाई को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से। तो साइन वाई का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा कॉस वाई विच इज़ आल्सो इनटू डी एक्स एंड डी वाई। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस वाई की ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, माइनस कॉस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जस्ट बचेगा डबल इंटीग्रेट इंटू डी एक्स डी वाई, जो कि इक्वल आ रही है हमारे पास इसके एरिया के। अब क्योंकि ऊपर उन्होंने हमें सर्कल की जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, इक्वेशन शो करिए सर्कल को। अब सर्कल का जो रेडियस हमारे पास बनता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे पास सरकमफेरेंस से लेकर उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं उसका रेडियस क्या है, हमारे पास ए है, तो उसका होल का जो डायमीटर बनेगा वो ए स्क्वायर बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारे पास टोटल एरिया आ रहा है वो पाई ए स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 80। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम एवोलेट x square y dx plus x square dy where c is boundary described counterclockwise of triangle with vertices 0 0 1 0 and 1 1। उसने हमें एक फंक्शन दिया है, साथ में उसने हमें वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस हमने लिमिट्स को फाइंड आउट करके ग्रीन्स थ्योरम में पुट करनी है। हम ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू पार्शल साई और पार्शल एक्स माइनस पार्शल फाई बाई पार्शल वाई। सबसे पहले हम साई को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साई के साथ हमारे पास डी वे की वैल्यू हमारे पास गिवन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। मैंने से एज इट इज़
फाई का साथ डी एक्स है, तो डी एक्स के साथ हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई, इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सो आगे हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है। अब फर्स्ट इंटीग्रल होगा हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, सेकंड होता है वाई के लिए, अगर थर्ड होता तो वो हमारे पास जी के लिए होता। तो हम अप्लाई लिमिट, फर्स्ट लिमिट हमारे पास 0 to 1 एंड सेकंड है 0 to x। तो फर्स्ट के लिए हम डी एक्स के लिए लगाएंगे इंटीग्रल, सेकंड हमारे पास इंटीग्रल डी वाई के लिए होगा, तो दोनों के लिए लिमिट्स अलग अलग कर देंगे। अब फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे डी वाई की लिमिट को। जब इंटीग्रल 0 to x इंटू डी वाई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा वाई विद रिस्पेक्ट, क्योंकि वाई इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे 0 to x, जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1, ये लिमिट हमारे पास x इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया था तो y इसका आंसर है, तो अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, x। तो हमारे पास इसकी जगह x माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो वो 0 पार्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, लिमिट 0 to 1 हो गया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आंसर आएगा 2x क्यूब ओवर 3 माइनस x4 ओवर 4, और लिमिट है 0 to 1। अब इसमें लिमिट x की वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट के लिहाज से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 5/12 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम टू एवोलिएट इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वेयर सी इज द बाउंड्री enclosed by the x axis and the upper half of the circle x square plus y square is equal to a square। उसने हमें लिमिट्स की इक्वेशन भी दे दी और फंक्शन दे दिए। यहाँ से हमने ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करवाना है। तो हमने ग्रीन्स थ्योरम के लिए क्या करना है, तो हमें डी एक्स और डी वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने पार्शियल सही को फाइंड करना है। पार्शियल सही क्या हमारे पास डी वाई के साथ है, तो डी वाई के साथ हमारे पास इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी तरह मैंने पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई, फाइव को हमने डिफ्रेंशिएट करना है वाई के लिहाज से, और साथ इसमें डी एक्स आ रहा है, तो डी एक्स के साथ हमारे पास रहा है 2x माइनस वाई स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका आंसर आएगा -2y। अब क्योंकि माइनस इसका ये है और माइनस इसका फार्मूला का, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ में इसका डिफ्रेंशिएटल जो है आंसर वो 2y है। इसलिए हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल x के लिहाज से, सेकंड y के लिहाज से, तो उनकी लिमिट हमारे पास -a to a एंड 0 to a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमारे पास लिमिट जो हमारे पास आ रही है, जो इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर आ रही है सर्कल की, अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू निकालना चाहूँ दोनों तरफ से स्क्वायर ले लूँगा तो हमारे पास इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो स्क्वायर रूट में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्लस माइनस ए होता है, यानी कि लिमिट इसकी ए दूसरे की बन जाएगी -a to a तक प्लस a तक। सो यहाँ पर हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट लिमिट मेरे पास डी एक्स के लिए होगी, सेकंड मेरे पास है डी वाई के लिए। तो मैंने फर्स्ट लिमिट डी एक्स के लिए अलग कर ली और वाई के लिहाज से मैंने फंक्शन अलग कर लिया। अब यहाँ से 2 कॉन्स्टेंट आ रहा तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पर हमने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास इसका फर्दर सोल्व करने से ये फैक्टर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, x इंटू अपर लिमिट की वैल्यू यानी कि y के लिहाज से सोल्व किया था और डिफ्रेंशिएट किया था, तो इसकी लिमिट भी y के लिहाज से पुट करेंगे। तो y की लिमिट आ गई प्लस वाई स्क्वायर की, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब मैं अगर इसको अलग अलग करके लिखना चाहूँ इस दोनों पार्ट को, यानी कि 2 इंटू माइनस ए टू ए लिमिट्स एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटू माइनस ए टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमारे पास फंक्शन आ रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट -a to a जा रही हो तो उस फंक्शन अगर हमारे पास इवन हो तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर हमारे पास आड में हो तो वो 0 फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, बाकी ये फैक्टर एज इट इज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको एक्स एक्सेस से इंटीग्रेट करना है एक्स लिहाज से, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3, इसको इंटीग्रेट कर लिया और साथ में लिमिट इसकी है 0 to a हमारे पास। अकॉर्डिंग टू फार्मूला -a to a विल बी कन्वर्टेड इनटू 0 to a। सो अब क्योंकि हमने यहाँ पर x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट किया है, तो हमने यहाँ पर लिमिट भी x के लिहाज से ही पुट करनी है। तो 2 इंटू लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू नजर आएगी वहाँ पर हमने a पुट करना है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4a³ ओवर 3।
इस तरह का हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है माइनस इंटीग्रेशन माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ पर सिंपली उसने डी एक्स भी बता दिया, डी वाई भी बता दिया, मतलब इसमें से साई कौन सा और फाई कौन सा है। वेयर सी इज इक्वल टू सी वन यूनियन सी टू विद सी वन इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। इनके सर्कल की क्वेश्चन हमारे पास दी रही है। सी टू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड वाई इज इक्वल प्लस माइनस 2। मतलब x की भी लिमिट उसने बता दी है -2 to 2 और y की भी लिमिट उसने बता दी है। सिंपली हमने इसके ऊपर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो हमें करना क्या है, हमें सेकंड फंक्शन के लिए सही चाहिए, उसका डिफरेंशिएट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियल बाय पार्शियल x इनटू सही की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सही यानी कि जो dy के साथ है वो हमारे पास सही की वैल्यू होगी। तो dy किसके साथ है, इसके साथ dy है, तो इसकी फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इस पूरी वैल्यू को हमने उठाकर यहाँ पर शिफ्ट किया, मतलब इस पूरी वैल्यू का हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और सेम इसी तरह हमने फाई का करना है पार्शियल बाय पार्शियल y। फाई के साथ हमारे पास है dx, तो dx की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और dx dy एज इट इज हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने दोनों को डिफरेंशिएट करना है, इसको x के लिहाज से करना है, इसको y के लिहाज से करना है। तो डिफरेंशिएट के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू नोमिनेटर माइनस फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तो आपको इसका पता होगा, तो आपने यहाँ पर इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, प्लस सेम एज इट इज इसका भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से। तो इसको हमने सोल्व करते आना है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों की बेस सेम है, तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमने सारे फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ऊपर फैक्टर हमारे पास 0 बचेगा। जब इसकी इंटीग्रेशन ऊपर से फैक्टर नोमिनेटर में 0 है, तो हमारे पास इसका टोटल आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोक्स थ्योरम। ये थी हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम की 4 एग्जाम्पल सॉल्व, जो कि बोर्ड एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोक्स थ्योरम, वो कहते हैं द सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर एफ अराउंड अ क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ द कर्व ऑफ द वेक्टर थ्रू सरफेस एस बाउंडेड बाय द कर्व सी। कि अगर किसी कोई एक वेक्टर किसी सर्कल की कर्व में मूव कराए तो उसका जो सर्कुलेशन एरिया होगा, उसका डिस्टेंस होगा, वो उसके फ्लक्स के इक्वल होगा। जिसमें हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल सरफेस कर्ल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले तो कर्ल एफ फाइंड करना होगा हमें। एफ एक वेक्टर की जगह कोई और भी हमारे पास वेक्टर हो सकता है, और साथ में हमें एन यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, और साथ में हमारे पास डी एस की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसकी एग्जांपल सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दे रहा है एवोलेट स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल वाई जी डी एक्स प्लस जी एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जी वेयर सी इज द कर्व ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो उसने हमें फंक्शन ये वाला दे दिया है, इसको हमने एवोलेट करना है बाय द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम के लिए हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कर्ल एफ, इनके डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब हम एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, अब हमने ये देखना है कि कर्ल को फाइंड करने के लिए हम आमतौर पर डिटर्मिनेंट का ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि आई जी के पार्शियल पे पार्शियल एक्स पार्शियल पे पार्शियल वाई पार्शियल पे पार्शियल जी, और जो उसके फैक्टर हों वो वाले। उसके लिए हमारे पास इसका आई जे के यानी कि यूनिट फैक्टर की फॉर्म में होना लाजमी है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को देखें तो वो डी एक्स डी वाई डी जी की फॉर्म में आ रहा है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ यानी कि एफ डॉट डी आर, आर अकेले की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और साथ में इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वो आर बन जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। इसी तरह अगर इस पूरे फंक्शन को डी आर को हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ इसलिए लें तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ सकता है। अब हम इजीली इसका कर्ल फाइंड कर सकते हैं एफ का। तो कर्ल को फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट का फैक्टर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आई इन टू, अब ये वाली रो खत्म हो जाएगी हमारे पास, ये वाला साइड खत्म हो जाएगा, तो ये दो फैक्टर, इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पार्ट डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और आंसर आएगा हमारे पास एक्स माइनस इसको आपस में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो इसी तरह फिर हमने सेकंड फैक्टर के लिए माइनस जे आएगा, इसके लिए हमारे पास ये कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, यानी कि एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे और वाई जी को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह लास्ट में फिर हमारे पास के यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास ये कॉलम खत्म हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर हमने सारी डिफरेंशिएट लिख दी। अगर हम देखें तो सारे फैक्टर आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मतलब कर्ल एफ में जो गेन हो रही है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है।
मतलब अगर कर्ल एफ यहाँ पर मेरे पास आंसर 0 आ रहा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट बाकियों के साथ तो वो भी अगर हम फाइंड कर लें तो वो भी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू जब हम 0 पुट करें तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल इसका सोल्यूशन है वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एवोलेट बाई यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई जी स्क्र डी वाई माइनस वाई स्क्र जी डी जी, where C is the circle x square plus y square is equal to 1 corresponding to the surface of the sphere of unit radius। अब यहाँ पर हमने स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करवाना है। स्टोक्स थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ल एफ चाहिए। सेम यही पहले सबसे पहले हम इस फंक्शन को आई जे के यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके लिए हमें डी आर से मल्टीप्लाई करवाना होगा। फिर हमने कर्ल एफ फाइंड करनी है सॉरी, कर्ल एफ के लिए हम डिटर्मिनेंट का मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट से सारी वैल्यू ली। अब हमारे पास ये तो सेम आएगा सब डिटर्मिनेंट के लिए, आई जे के यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी। बाकी जो हमारे पास थर्ड फैक्टर होगा वो इनका पहला फैक्टर होगा, यानी कि डी एक्स के साथ जो फैक्टर 2x माइनस वाई, और डी वाई के लिहाज से वाई जी स्क्वायर, और डी जी के लिहाज से वाई स्क्वायर जी, और साथ में इनका नेगेटिव साइन भी साथ इंक्लूड होगा। तो इनका हमने उसी मेथड से डिटर्मिनेंट लेना है जैसे हमने पहले लिया है। तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है के यूनिट वेक्टर। तो मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करें, कर्ल एफ का आंसर कितना आ रहा है, के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो के यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, और साथ में क्या हमारे पास डी एस है। अब हमने कर्ल एफ की तो वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एन यूनिट वेक्टर और डी एस, इन दो की हमें वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो डी एस की वैल्यू हमारे पास है वो डी एक्स डी वाई इन टू एन यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो हम डी एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एन और के आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास डबल इंटीग्रल डी एक्स और डी वाई बच जाएगा। अब क्योंकि हम डी एक्स डी वाई इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 1 डी एक्स डी वाई, तो जो कि इक्वल आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो भी ऑलरेडी एरिया ऑफ सर्कल की इक्वल दी रही है, और इसका रेडियस जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल आ रहा है। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू वाई जी डी एक्स प्लस जी टी वाई प्लस एक्स डी जी, वेयर सी इज ए कर्व ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस जी इज इक्वल टू ए। अब हमने इसका भी स्टोक्स थ्योरम से फाइंड करना है। पहले इसकी कर्ल फाइंड कर लेते हैं फंक्शन एफ की। तो उसके लिए हमने पहले इसको यूनिट वेक्टर आई जे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें कर्ल चाहिए। कर्ल के लिए हम वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट के लिए। अगर आप उसके नहीं करना चाहते दूसरा, तो हम उसके लिए डाइवर्जेंस का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसको फाइंड कर लें तो कर्ल एफ का हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो माइनस इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो हमने कर्ल एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, साथ में हमारे पास एन यूनिट वेक्टर और डी एस एज इट इज आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास कर्ल एफ के लिए। अब हमें चाहिए एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर के लिए पहले क्वेश्चन में उसने इक्वेशन नहीं दी, अब इसने में उसने इक्वेशन हमें दी है, तो उस इक्वेशन से हमने एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। वो इक्वेशन उसने हमें क्या दी थी, वो हमें इक्वेशन इसने बताई थी x प्लस जी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा फाई डाइवर्जेंस ऑफ फाई ओवर डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड डेल्टा। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा फाई है इसमें हमें डाइवर्जेंस लेना है फाई का। अब हमारे पास वो इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स प्लस जी माइनस ए, इसका हमने डाइवर्जेंस लेना है, मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई। और जो हमारे पास डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड है वो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ और विड्थ का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर रूट। डेल्टा फाई में हम कह सकते हैं सर्कल के जो दोनों रेडियस हमारे पास में इक्वल होती हैं, तो 1 + 1 इसका स्क्वायर रूट। अगर इनका हम स्क्वायर भी लें तो हमारे पास वो 1 ही आता है। तो नेक्स्ट इसको अगर सोल्व करें, एक्स प्लस जी माइनस ए को डिफ्रेंशिएट करें एक्स बाई जी के लिहाज से, तो हमारे पास इसका आंसर है वो आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें यहाँ से एक आई यूनिट वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है और के यूनिट वेक्टर का जी कोऑर्डिनेट मिल रहा है, बाकी हमारे पास जे कोऑर्डिनेट इसमें मौजूद ही नहीं है। तो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर ही हासिल होगा। तो एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस के यूनिट वेक्टर ओवर स्क्वायर रूट 2, जिसको हम अलग से इस पार्ट में भी लिख सकते हैं। अब हमने एन कर्ल एफ भी फाइंड कर ली, एन यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया, और डी एस हमारे पास एज इट इज़ है पड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आई यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर मौजूद है, बाहर हमारे पास आई जे के तीनों हैं, लेकिन अंदर हमारे पास जे यूनिट वेक्टर मौजूद ही नहीं है। तो हम जो फैक्टर हमें मिलेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनके आई को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इसका 1 होता है, तो हमारे पास ये 1 होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस हमारे पास
के का भी के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 1 होता है, सो 1/2 स्क्वायर रूट इनटू ds हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में हमारे पास आंसर इसका -2/√2 ds आ जाएगा। अगर 2/√2 ds इसको मैंने बाहर कामा ले लिया, अंदर हमारे पास ds बचेगा। तो ds हमारे पास जो इंटीग्रल आ रहा है वो पाई r स्क्वायर आ रहा है रेडियस। हम रेडियस को पुट कर सकते हैं a√2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ना पुट कर सकें तो हम सिंपली एज इट इज लिख सकते हैं कि -πa²/√2। नेक्स्ट हमारे पास है 89 बाय स्टोक्स थ्योरम। फाइंड कर्ल into v dot n unit vector ds, v is equal to I unit vector y plus j unit vector z plus k unit vector s. S is the surface of the parabola, z is equal to 1 minus x square minus y square and z cube greater than equal to 0 and n unit vector is a normal to the s. हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। उसने जो v वेक्टर उसका सोल्यूशन हमें यहाँ पर दे दिया है, उसकी जो इक्वेशन है। इसका सबसे पहले हम कर्ल फाइंड कर लेते हैं। कर्ल के लिए हमें पता है कि हम उसका डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं, तो उसकी जब मेथड लगाएंगे तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वही सेम मेथड लगाएंगे। आई के लिए हमारे पास उसका कॉलम खत्म हो जाएगा और रो खत्म हो जाएगी। के लिए हमने पार्शियल बाय पार्शियल वैसे मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएट करना है। जी को विद रिस्पेक्ट टू जी मल्टीप्लाई करना है, फिर जे के साथ, फिर के साथ। इसी तरह तीनों मेथड से हमने करके हमारे पास जो आंसर है वो -i यूनिट वैक्टर -j यूनिट वैक्टर -k यूनिट वैक्टर आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो कर्ल v है वो इसके इक्वल आ रही है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो n यूनिट वेक्टर है वो k यूनिट वेक्टर के इक्वल आ रहा है, क्योंकि उसने अलग से हमें कोई इक्वेशन नहीं बताई k यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए, n यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास कर्ल v डॉट n यूनिट वेक्टर, कर्ल v का हमारे पास आंसर आया वो ये वाला आया है, और साथ में हमारे पास n यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, k यूनिट वेक्टर। तो इसकी जगह हमने इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को। अब यहाँ पर जस्ट हमारे पास k यूनिट वेक्टर, तो k को k से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 होते हैं और माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1। अब ये वैल्यूज हमने दोनों फाइंड कर ली। यही दोनों वैल्यूज हमने जो इसका सोल्यूशन है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया -1। तो मैंने सामने एक बार कामा ले लिया, अंदर फिर वही dx dy एज इट इज आ जाएगा। इसका हमने जब इंटीग्रेशन लिया, डबल इंटीग्रेशन, वो इक्वल आ रही है इसके स्क्वायर के, पाई a स्क्वायर के। अब a हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर उसने हमें बताया है कि जो हमारे पास कर्व है z इक्वल 1 - x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वेयर z क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो पाई a स्क्वायर, और अगर रेडियस हमारे पास यहाँ पर 1 हो तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा -π। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्यूएट f डॉट dr by Stokes theorem where f is equal to y square I unit vector plus x square j unit vector minus into x plus z into k unit vector, and C is the boundary of the triangle with vertices 0 0 0 1 0 0 and 1 1 0। कि उसने हमें फंक्शन दे दिया है, उसकी हमने स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करना, इसका सोल्यूशन निकालना है, जबकि वर्टिसेस के जरिए हमने इसकी लिमिट्स को भी फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी कर्ल फाइंड कर लेते हैं। कर्ल के लिए उसने फंक्शन दिया हुआ है, उसके लिए हमने यहाँ पर कर्ल के जरिए इसकी वैल्यू निकाली। कर्ल एफ की वो आ रही है हमारे पास j+2 × x - y × k यूनिट वेक्टर, और जो हमारे पास n यूनिट वेक्टर है वो भी k यूनिट वेक्टर के इक्वल ही आ रहा है। तो कर्ल f और डॉट n यूनिट वेक्टर का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है। कर्ल f का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है j+2 × x - y × k यूनिट वेक्टर, जो आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया है, माइनस n यूनिट वेक्टर इक्वल आ रहा है k यूनिट वेक्टर के। तो k का k प्रोडक्ट के साथ हमारे पास 1, बाकी हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर क्या बच जाएगा 2 × x - y। क्योंकि अब यहाँ पर j का तो है नहीं, तो हमारे पास j एज इट इज नहीं आएगा, तो उसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया 2 × x - y × dx dy। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट में x के लिहाज से जो हमारी लिमिट बन रही है वो 0 to 1 है, और y के लिहाज से लिमिट जो बन रही है वो 0 to x है। अब 2 यहाँ से कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू x के लिहाज से होगी, सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू y के लिहाज से होगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट में करते हैं 2 × 2। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका हमें सोल्यूशन जो आया वो xy - y² / 2 × अब लिमिट हमारे पास 0 to 1 तो x की एज इट इज़ है, लेकिन जो y की लिमिट थी वो 0 to x थी। अब हमने इसकी लिमिट को पुट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पुट करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर हमने इसको फर्दर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हम कह सकते हैं, अगर आप यहाँ से इसका पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम में हम बस 2 यहाँ से बार कॉमन कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ से जब हम विद रिस्पेक्ट टू इसको x इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ रहा है x² x³ / 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो
एक्स की जो लिमिट्स यानी कि 0 to 1 वो हमने यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट हमारे पास है 93, एवोलेट बाय स्टोक्स थ्योरम वेयर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 2xy इंटू j यूनिट वेक्टर एंड c इज द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। मतलब उसने लिमिट्स में दे दी हैं x और y के लिहाज से, x की हमारे पास माइनस a टू a होगी और y की हमारे पास 0 to b होगी। और सबसे पहले हम कर्ल फाइंड कर लेते हैं f फंक्शन के लिए, तो हमने डिटर्मिनेंट का मेथड अप्लाई किया, तो हमारे पास उसका आंसर आया -4y k यूनिट वेक्टर, और n का यूनिट वेक्टर वो भी यहाँ पर k यूनिट वेक्टर के इक्वल है। जस्ट एक क्वेश्चन में उसने हमें इक्वेशन दी थी जो x प्लस वाई माइनस जी, वहाँ से हमने इसका मेथड अप्लाई किया था n यूनिट वेक्टर के लिए, n यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बाकी सब में उसने हमें ये वाली वैल्यू जो सेम आ रही है n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर ही हम यूज़ करते आ रहे हैं। सो यहाँ से हमने फाइंड किया कर्ल एफ की हमारे पास वैल्यू हुई -4y के यूनिट वेक्टर, साथ में n यूनिट वेक्टर भी के यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा -4y बचेगा। तो 4 को मैंने यहाँ से कॉमन कॉन्स्टेंट के तौर पर बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा जस्ट y बचेगा। अब लिमिट उसने हमें बता दी थी कि x के लिहाज से -a to a है और y की 0 to b है हमारे पास, सो y x dy। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y, तो -4 एज इट इज़ बाहर रहेगा, और जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से हमारे पास b स्क्वायर ओवर 2, अब b कॉन्स्टेंट बन के तो b को भी बाहर निकाल देंगे, अंदर जस्ट 1dx बच जाएगा। अब 1dx को हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो आंसर x आ जाएगा। उस x में हमने इसकी लिमिट पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि इक्वल आ रही है 2a के। अब इसको हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है -2b के स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -4ab स्क्वायर। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं 94, बाय स्टोक्स थ्योरम कैलकुलेट 4y dx प्लस 2z dy प्लस 6y dz where c is the curve of the intersection x square plus y square plus z square is equal to 6z and z is equal to x plus 3। यहाँ पर उसने फंक्शन दे दिया है, साथ में उसने हमें कर्व की जो इक्वेशन है वो भी दे दी है, जिसको हम आमतौर पर सर्कल के लिए तो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। यहाँ पर उसने जी का कंपोनेंट 6 के साथ दिया है, मतलब एक पूरे सर्कल का जो डायमीटर बनेगा वो टोटल 6 है, और उसको मैं हाफ ले लूँ तो मतलब 3 का रेडियस इसका बनेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी वैल्यू वहाँ पर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कर्ल एफ फाइंड करेंगे। अब कर्ल के लिए हमें आई जे यूनिट के की यूनिट वेक्टर की फॉर्म में वैल्यू होना ज़रूरी है, तो उसने दी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले आई जे के की यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम उसके लिए आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जी से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि उस फैक्टर में आ जाए। तो इसको कर्ल के मेथड से हमने फाइंड आउट किया, तो हमारे पास कर्ल एफ की जो वैल्यू आई है वो 4i यूनिट वेक्टर -4 के यूनिट वेक्टर आई है। और साथ में हमारे पास फिर हमने एन यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। अब इसमें उसने इक्वेशन हमें बताई है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ रही है। अब इस मेथड से हमने एन यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, जो कि इक्वल है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड। डेल्टा फाई मतलब डाइवर्जेंस ऑफ फाई की, मैग्नीट्यूड की मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का। और साथ में हमारे पास ये सेम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। अब इसमें हमारे पास एक्स और जी है, मतलब हमें यहाँ से आई और के यूनिट वेक्टर मिलेगा, और मैंने से हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ है, उसका स्क्वायर एज इट इज़ आ गया हमारे पास। तो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास और कर्ल एफ की वैल्यू आ गई। दोनों को जब प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो आई और के, यहाँ पर भी आई और के हैं, तो 4 - 4, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में आके पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से हम इसको कह सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 2, हम उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी बचेगा 1dx dy, जो कि इक्वल आ रहा है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर रेडियस जो हमने बताया था कि सर्कल का जो पूरा डायमीटर है वो बता रहे हैं हमारे पास 6z, इसका जो हाफ बनेगा वो 3 बनेगा। तो रेडियस कितना बनेगा 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 पाई। तो 9 पाई को अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो हमारे पास जो टोटल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 36 स्क्वायर रूट 2 पाई। इसी तरह अब हम लास्ट थ्योरम देखते हैं, गॉस थ्योरम। इसमें वो कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ फंक्शन टेकन अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ टेकन ओवर अ वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एक्स। कि अगर हमारे पास कोई लाइन इंटीग्रल कंपोनेंट फंक्शन एफ आ रहा है किसी क्लोज सरफेस के इक्वल, वो इक्वल होगा उसकी वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस के इक्वल,
डिवर्जेंस एफ इंटू डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू यहाँ पर जो हमारे पास डिवर्जेंस होगी फंक्शन, वो एक्स के लिहाज से भी होगा, वाई के लिहाज से भी होगा और जी के लिहाज से भी होगा। इसलिए हमने यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल का फार्मूला यानी कि इंटीग्रेशन लगाई। फर्स्ट इंटीग्रेशन शो करेगी एक्स के लिहाज से, सेकंड होगी हमारे पास वाई के लिहाज से, थर्ड होगी हमारे पास जी के लिहाज से। जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हम जी को सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट्स होंगे तो वो पुट करेंगे, फिर हम वाई को सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट होगी तो वो पुट करेंगे, और लास्ट में हम एक्स को सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट को पुट करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें बताता है स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस will be equal to divergence f dv where s is the surface of sphere x square plus y square plus z square is equal to 16 and f is equal to 3xi plus 4yj plus 5z के यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो हमें सोल्यूशन में क्या चाहिए, सोल्यूशन में हमें डाइवर्जेंस चाहिए f की और डी एक्स डी वाई डी जी की फैक्टर अगर अलग से पूछेगा तो उनके लिए हम वो फाइंड कर लेंगे, मतलब उनकी हम लिमिट्स को फाइंड करके स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए डाइवर्जेंस एफ फंक्शन उसने दे दिया है, तो डाइवर्जेंस के लिए हमें पता है कि हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल के लिहाज से, एक्स वाई एंड जी के लिहाज से। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन एफ का, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा 12। अब 12 इसकी जब ओरिजिनल फंक्शन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 12 डॉट डी वी। अब अलग से क्योंकि उसने एक्स वाई जी की वैल्यू दी नहीं है तो हम डी वी को अकेला लिख सकते हैं डी डब्ल्यू की जगह डी वी को। तो 12 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो 1 डी वी का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास वी आ जाएगा, जस्ट वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास 12 वी। अब उसने हमें जो सरफेस दी थी वो स्फीयर की बताई थी। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस है हमारे पास वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जो रेडियस बनेगा उसका कितना बनेगा 4 का बनेगा। तो हम कह सकते हैं इनके 4 का स्क्वायर लें तो 16 बनता है, तो यहाँ पर भी 4 का क्यूब बनेगा क्योंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर कितना निकलेगा 3072/3 पाई। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 103 है एवोलेट एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस वेयर एफ इज इक्वल टू 4x जी आई यूनिट वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस वाई जी के यूनिट वेक्टर एंड सरफेस बाउंड्री बाया एक्स की लिमिट बता दी, वाई की लिमिट बता दी और जी की लिमिट बता दिया। हमने इसको गास थ्योरम के जरिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब गास थ्योरम के लिए हमें पता है हमें डाइवर्जेंस चाहिए डी वी के लिहाज से। अब उसने हमें एल एक्स वाई और जी के लिहाज से अलग उसने वैल्यू बता दी है, तो इसको हमने जो लिमिट्स बताई हैं और स्टेप बाय स्टेप लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंटीग्रेट भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसकी डाइवर्जेंस का आंसर आ जाएगा 4g माइनस वाई, यानी कि आपने आई के यूनिट वेक्टर के साथ क्या आ रहा है 4xg, इसको आपने इंटीग्रेट करना है या सॉरी डेरिवेटिव लेना है इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 4g के इक्वल। फिर हमने माइनस वाई स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वाई पुट डेरिवेटिव लेना तो हमारे पास वो कितना जाएगा -2y आ जाएगा। इसी तरह हमने वाई जी का जी के लिहाज से करना है तो हमारे पास वो वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस तरह हमने डाइवर्जेंस तो फाइंड कर ली पार्शियल एफ की, तो उसका हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया। और साथ में हमारे पास डी बी है, इसको हम अलग इस फॉर्म में लिखेंगे अलग करके डी एक्स डी वाई डी जी की फॉर्म में। अब तीनों फैक्टर आ गए। अब हम पहली इंटीग्रल को सोल्व करेंगे इस फंक्शन के साथ, वो है हमारे पास डी जी, मतलब इसको हमने इंटीग्रेट लेना है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू जी। जब इंटीग्रेट लेंगे तो 4g स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4g स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई जी, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पर डी एक्स डी वाई जस्ट, क्योंकि हमने डी जी को तो इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसकी लिमिट्स भी अप्लाई कर देनी है जो उसने हमें यहाँ पर लिमिट्स बताई हैं एक्स के लिहाज से भी और वाई के लिहाज से भी और जी के लिहाज से भी। तो यहाँ पर लिमिट भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो जब यहाँ पर लिमिट पुट की जी की हमारे पास जो आ रही है वो 0 to 1 आ रही है, बाकी डी एक्स डी वाई बची हुए हैं। तो 0 to 1 दोनों की लिमिट आ रही है हमारे पास, सब की जो लिमिट है वो सेम है। तो जब जी की लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास अब क्योंकि उसका जो हमने इंटीग्रेट किया है वो विद रिस्पेक्ट टू जी किया है, जो अब हम लिमिट पुट करेंगे वो भी जी की वैल्यू में ही पुट करेंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 2 माइनस वाई इंटू डी एक्स डी वाई इंटू जो हमारे पास बाकी जो बच रहे हैं तो इंटीग्रल एक्स और वाई का लिहाज से वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब z को सोल्व करने के बाद हम दोबारा करेंगे y के लिहाज से, इन्वर्स में आना है, हमने पहले z करना है फिर y और फिर x के लिहाज से आना है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना आएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन का तो ये आर को जानता है।
अब इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 to 1, ये तो हमारे पास x का इंटीग्रल है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने y का सोल्व किया है और y की जो लिमिट है वो है 0 to 1। अब इसमें लिमिट को हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है जहाँ पर हमें y नज़र आएगा, क्योंकि y के लिए से हमने उसको इंटीग्रेट किया है, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी 3/2 n2 dx आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बचा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट, यानी कि 1 dx की इंटीग्रेट क्या होती है, x होती है। अब x में हमने पुट करना है, तो x की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है, लोअर लिमिट 0 है तो फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को 1 के साथ, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड f डॉट n यूनिट वेक्टर ds वेयर f इज इक्वल टू 2x प्लस 3z i यूनिट वेक्टर माइनस into xz plus yj unit vector plus into y square plus 2z into k unit vector, surface having center 3 minus 1 2 and the radius 3। सबसे पहले इसके तो हम फंक्शन का पहले कर डिवर्जेंस फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन f की जब डिवर्जेंस फाइंड करेंगे फंक्शन f की, तो हमारे पास वो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3 के इक्वल, यानी कि इस फैक्टर को i के फैक्टर को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, j के यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू y और k के यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब क्योंकि उसने यहाँ पर उसने अलग से कोई लिमिट्स नहीं बताई, इसलिए हम उसको करना सेपरेट नहीं करेंगे। जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल वॉल्यूम का होगा और dx dy dz को इकट्ठा हम लिख देंगे dv की फॉर्म में। अब हमारे पास 3 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, अंदर हमारे पास dv बचेगा। अब dv हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, तो dv डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट ही वॉल्यूम बचेगा। अब वॉल्यूम किसका हम ले रहे हैं, वॉल्यूम हमारे पास हुई दोबारा से स्फीयर का आ रहा है, तो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पर जो रेडियस है हमारे पास वो उसने ऑलरेडी हमें यहाँ पर बताया हुआ है, मेंशन किया कि रेडियस हमारे पास कितना है 3 है, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हमारे पास 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 36 पाई आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम इस स्फीयर का। अब इस स्फीयर के वॉल्यूम को यहाँ पर हमने पुट करना है 3v में, तो 36 पाई को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा वो 108 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 106। अब इसमें कहता है यूज डिवर्जेंस थ्योरम टू सोल्व देम, डिवर्जेंस इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू ds इज इक्वल टू 6v वेयर s इज एनी क्लोज सरफेस। अब उसने हमें डिवर्जेंस की वैल्यू बताई है, उस फंक्शन उसने दिया है, उसके साथ उसने डिवर्जेंस का कहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिवर्जेंस लेंगे, डिवर्जेंस लेने के बाद फिर हम जो गॉस थ्योरम में f के लिए जो हम डिवर्जेंस लेते हैं वो फिर अलग से लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिवर्जेंस ले लेते हैं, इस फैक्टर की जो डिवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk इस फैक्टर में आ गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया डबल इंटीग्रल सरफेस 2x प्लस 2y प्लस 2z इंटू एन यूनिट वैक्टर, और ये हमारे पास ds आ गया। यहाँ पे सबसे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा xi प्लस yj प्लस z के यूनिट वैक्टर एज इट इज़ आ गया। अब हमने गॉस थ्योरम के मुताबिक डाइवर्जेंस लेनी है, वो दोबारा से यहाँ पर डाइवर्जेंस लेंगे x y और z की, तो यहाँ से दोबारा से इसकी डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, 3 dv2 एज इट इज़ बार खड़ा हुआ है हमारे पास, गेन उस तरह फिर हमने दोबारा से करना है इसको। अब 3 हमारे पास है, डेरिवेशन से वॉल्यूम की इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगी, 3 2 कितना हो जाएगा 6, और वॉल्यूम हमारे पास एज इट इज़ आ गया, जो कि उसने बताया था ऑलरेडी कि उसका वॉल्यूम जो हुआ हमारे पास वो किसकी इक्वल आना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल का 6v की इक्वल आ जाना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एवुलेट डबल इंटीग्रल सरफेस y स्क्वायर z स्क्वायर i प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर y स्क्वायर k n यूनिट वेक्टर ds वेयर s इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फंक्शन उसने दे दिया है, फंक्शन की हमने पहले डाइवर्जेंस फाइंड कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा 2zy स्क्वायर। अब क्या कहते हैं 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, जी वाई स्क्वायर dv आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको फर्दर सोल्व करना है। इसमें अपने क्या करना है, अब हमारे पास जो x की फंक्शन की वैल्यू होगी हमारे पास होगी r sin थीटा cos फाई, y का r sin थीटा sin फाई
और z का r cos थीटा होगा हमारे पास। मतलब अगर हमारे पास जो सोल्यूशन सोल्व आ रहा है उसमें जहाँ हमें x नज़र आएगा तो उसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ y नज़र आएगा उसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। और हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो db जहाँ हमें मिलेगा वहाँ पर हमने उसकी r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई वॉल्यूम की हम विद रिस्पेक्ट टू x y z और यहाँ पर हम ले रहे हैं r थीटा एंड फाई। तो ये सारी वैल्यू हमने इसके जो फंक्शन जहाँ तक हम उसको सोल्व करके हैं वो पुट करेंगे। यहाँ पर जो हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो वैल्यू आएंगे उनको एक साइड पे लेके जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो इसका एंड में रिजल्ट आएगा वो π/12 है। इसको आपने खुद से सोल्व भी करना है नोटबुक के ऊपर। इसके बाद हमारे पास है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम एवलुएट इंटीग्रल डबल इंटीग्रल सरफेस yz dy dz gx dz dx प्लस xy dy dx एंड सरफेस इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 4। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखें कि हमारे पास जो कोई फंक्शन आ रहा है उसके साथ दो से ज़्यादा हमारे पास उसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल आ रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर y के लिहाज से भी आ रहा है, z के लिहाज से आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो पहला फंक्शन होगा, जो पहला वेरिएबल होगा, यानी कि yz जिस तरह zx और xy इनको हमने कंसिडर कर लेना कि हमारे पास फंक्शन है, ये f1 होगा, ये f2 होगा, ये f3 होगा। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इस तरह f1 dy dz, f2 dx dz और f3 dx dy। अब जस्ट आगे हमने इस फंक्शन को सोल्व करना है, हमने dy dz dx dz और dx dy को एज इट इज रहने देना है, या इस तरह इन तीनों में से हमने कॉमन ले लिया dx dy dz को। अब यहाँ से क्या करते हैं, फंक्शन f1 फंक्शन f2 फंक्शन f3 को डिफ्रेंशिएट करना है या डाइवर्जेंस लेनी है इनको विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। तो फंक्शन f1 किसको हमने कंसिडर किया था, yz को किया था, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। f2 को कंसिडर किया था zx, उसकी भी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और फंक्शन f3 को कंसिडर किया था xy, उसकी भी वैल्यू पुट कर दी। तो तीनों का हमने वैल्यू पुट करने के बाद इसका हमने डिफरेंशिएट लिया विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, तो हमारे पास आंसर कितना आया 0। तो 0 आंसर आया, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल वॉल्यूम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं 115 एवोलेट डबल सरफेस इंटीग्रल x z स्क्वायर dy dz प्लस x स्क्वायर y माइनस z क्यूब dz dx प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर z इंटू dx dy where s is a surface bounded by z is equal to a square minus x square minus y square and z is equal to 0। अगेन वही सेम क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम बस दो से ज़्यादा इंटीग्रल डेरिवेटिव के फंक्शन आ रहे हैं dy dz और dz ds और dx dy। तो हमने जो पहले वैल्यूज है उनको फंक्शन के तौर पर कंसिडर कर लेंगे। ये हमारे पास फंक्शन f1 होगा, ये फंक्शन f2 होगा, ये फंक्शन f3 होगा हमारे पास। तो सेम उसी तरह हमने फंक्शन को फिर हमने डाइवर्जेंस के जरिए उसको सोल्व करना है, डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। तो उसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू है z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन अब हमारे पास वही वैल्यूज आ रही हैं, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हुए इनमें वैल्यू पुट कर देनी है। x जहाँ पर आएगा हमें वहाँ पर r साइन थीटा कॉस फाई, y की जगह r साइन थीटा साइन फाई और z की जगह r कॉस थीटा। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे, इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा पाई 2πa5/5। इस तरह आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वेक्टर फील्ड ऑफ f इज इक्वल टू x स्क्वायर i प्लस z j यूनिट वेक्टर प्लस y z k यूनिट वेक्टर इज डेफिनेटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन बाय a 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a एंड 0 y। मतलब यहाँ पर उसने हमें जो लिमिट्स हैं वो बता दी हैं कि x की लिमिट होगी 0 टू a, y की 0 टू b और z की 0 टू c होगी। इनक्लोज बाय द सरफेस एवोलेट द इंटीग्रल f डॉट ds। f डॉट ds किसके इक्वल है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ f के इक्वल है, डॉट ds के इक्वल है डाइवर्जेंस ऑफ f। फंक्शन उसने दे दी है f हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी हमने लेनी है डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो इसकी पहले डाइवर्जेंस ले लेते हैं, डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई एंड 2 dx dy dz। अब हमने तीनों फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है, तीनों की लिमिट्स हमें दी हुई हैं, a की x की 0 टू है, y की 0 टू b है और z की 0 टू c है। तो सबसे पहले हम z को सोल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या आंसर आएगा इसका 2xz प्लस yz। इसमें लिमिट पुट करेंगे, c जहाँ पर z नजर आएगा वहाँ पर हमने c को पुट करना है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा 2xc प्लस yc। अगेन इसमें c हमारे पास कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लेने हैं हमने,
तो सी बाहर आ जाएगा, अगेन डी एक्स अलग से और डी वाई हमारे पास n टू 2x। इसको फिर हमने सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। इसकी जो लिमिट है वो 0 टू b है। अब जहाँ पर y होगा वहाँ पर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ से हमारे पास b अगेन आ जाएगा। अब फिर अगेन हमने यहाँ पर आखिरी जो हमारे पास इंटीग्रल बचा है वो x विद रिस्पेक्ट टू x बचा है, तो इसकी x के लिए यहाँ से हमने इंटीग्रेशन ली, उसको सोल्व किया, उसकी लिमिट्स पुट की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई a b c ओवर a प्लस बी इन ओवर 2। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने मेथड्स ऑफ मैथमेटिकली फिजिक्स के 3 थ्योरम जो कि बोर्ड एग्जाम व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमने ग्रीन्स थ्योरम को, स्टोक्स थ्योरम को और गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ उनकी कुछ एग्जांपल्स को सोल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ का पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।